नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जहां एक तरफ देश के केंद्र में गुजरात राज्य और हिमाचल प्रदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 12 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया हुई है। 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे और दूसरी ही तरफ 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में भी मतदान होने वाले हैं। 8 दिसंबर के दिन गुजरात राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिलने वाला है और अब यहाँ पर सियासत काफ़ी तेज़ हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2023 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन चुनाव के चलते सियासी समीकरण काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो पूरे ही देश भर में राज कर रही है, ऐसे में देखा जाए, गौर किया जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य की तरफ, मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल लंबे वक्त से यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे उसमें कहीं ना कहीं अब युवा नेता जो एक वक्त कांग्रेस का हिस्सा रहे लेकिन अब वह बीजेपी में है, यानी कि राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको लेकर अब दावे ये किए जा रहे हैं कि सीएम पद पर शायद अब वह नजर आ सकते हैं। और अब जिस तरीके से राजस्थान में युवा नेता सचिन पायलट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि सीएम पद पर अब उनकी ताजपोशी होनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उनको लेकर भी दावे किए जा रहे हैं कि अब सीएम पद पर उन्हें ही नजर आना चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती छत्तीसगढ़ के पेंड्रा मरवाही पहुंची थी और उन्होंने वहां पर कहा कि राजनीति सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। वहीं यहां पर उन्होंने राजनीति को लेकर और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने बीजेपी से ब्रेक ले रखा है, लेकिन पार्टी की सक्रिय सदस्य होने के कारण काम पार्टी कहेगी वो काम मैं करूंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हीरो को गवा दिया है। साल 2018 में हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत और आक्रामक चुनाव प्रचार के कारण चुनाव हारे थे और साल 2020 में फिर उनके कारण ही हमारी सरकार बनी। उनका कहना रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति गंभीर है, दयनीय है और अगले चुनाव में 15 से 20 सीट जीत जाएं तो बहुत होगा और कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कहा कि ये तो मीडिया ही बता पाएगी कि उनकी यात्रा कितनी सफल है और मैं विपक्ष की बुराई नहीं करना चाहती। उमा भारती ने इस तरीके से बेहद बड़े बयान दे दिए हैं कांग्रेस पर भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी। अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहले भी वह तारीफ कर चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ ऐसी कई नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी कई बार मुलाकात हुई है और अब भी लगातार मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुजरात के लिए भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई हैं और गुजरात के लिए भी वह यहां पर कई अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है क्या वाकई में आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद के लिए आगे किया जाएगा? इसी सवाल पर हम राय जानना चाहेंगे न्यूज़ रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल परफेक्ट हैं? क्या वाकई में अब जो उनका अनुभव है वह काम आएगा जब वह मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए आगे किए जाएंगे? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। क्या ये फैसला उनके लिए बिल्कुल सही रहा? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अगर देखा जाए तो विवादों से वह दूर रहते हैं और पद की लालसा उनमें कभी देखने को नहीं मिली है। तो उनके मुताबिक क्या वाकई में यहाँ पर सीएम पद पर अब उन्हें नजर आना चाहिए? जिस तरीके से यहाँ पर आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा करी, इतने उनकी तारीफ करी, तो उससे बात साफ होती है कि आज नहीं तो कल सिंधिया को एक बड़ा चेहरा यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति बनाया जा सकता है। ऊपर से अगर बात करें तो कुछ बयान ऐसे सामने आए जिसमें यह कहा गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कि जो 2018 का चुनाव था मध्य प्रदेश का, वो सिंधिया के नाम पर ही जीता गया था। कमलनाथ तो बस आगे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिंधिया के दम से ही वो चुनाव जीता गया था। सिंधिया के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था। सिंधिया के साथ धोखेबाजी हुई थी। सिंधिया ने भी उसका बदला लिया कांग्रेस पार्टी से। साफ पता चला कि यहाँ पर जो एक मनमुटाव था वो नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अब अगला क्या हो सकता है। तो कई ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने समाजवाद यानी आदिवासी चेहरे, तमाम चेहरों को आगे करते हुए ये कह दिया कि बीजेपी कभी भी सिंधिया को आगे नहीं करेगी सीएम पद के लिए, क्योंकि बीजेपी ऐसे चेहरों को भी चाहेगी नहीं। वो किसी ऐसे को आगे करेगी जो बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़कर आया, जिसके नाम पर वो चर्चा बटोर सके। अगर आज के समय में देखे जाए तो देश के पीएम कौन है?
उनको कहा जाता है कि वो एक चाय वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम को उन्होंने कहा जाता है कि वो एक ऑटो वाले हैं। योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि वो एक संत आदमी थे। तो ऐसे अगर आप उनकी रणनीति समझें ना, तो धीरे धीरे उनकी रणनीति सामने आती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आप जानते हैं कि वो कौन है, राजा महाराजा घराने से ताल्लुकात रखते हैं, बचपन से उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, तो जनता की तकलीफ क्या समझेंगे, ऐसा विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। लेकिन सिंधिया ने भी ये बात बहुत बार की है, विपक्षों ने भी ये बात तारीफ में की है कि सिंधिया को एक पैसे की लालच नहीं, भ्रष्टाचार वो शख्स करता नहीं है, उसको लालच है तो जनता की सेवा की। वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता है, और जनता की सेवा अगर ऐसा शख्स, ऐसा नेता कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ानी चाहिए ताकि वो और जनता की सेवा करने के लिए आगे आए। तो ऐसे मौके पर ऐसी बातें उठना लाजमी है। 2023 का चुनाव आ रहा, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में ही सरकार बनी थी कांग्रेस की 2018 में। दोनों में सरकार गिर सकती थी, लेकिन राजस्थान बच गया था, मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी। बागी विधायकों को किन किन सीटों से चुनाव लड़ाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। कितने विधायक सिंधिया के रहते हैं, कितने विधायक शिवराज के रहते हैं, वहां पर वो खेल रहेगा। क्या 2.5 साल की रणनीति हो सकती है, क्योंकि एक उम्र का तकाजा भी होता है, शिवराज की उम्र का भी यहाँ पर तमाम बातें होती हैं जनता के बीच। तो आगे सिंधिया को करना भी लाजमी सी बात है। सिंधिया के विधायक इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सिंधिया के, क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक पार्टी का समर्थक चाहता है कि उनके खेमे से मुख्यमंत्री बने। तो सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे वो तो यही चाहेंगे कि सिंधिया मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कैबिनेट में फिर उनको अच्छे पद मिलेंगे। तो ये लड़ाई, ये रस्सा कसिया खेल जारी रहेगा। देखिए, दीपक ने यहाँ पर तमाम जानकारियां साझा की और उन्होंने वो सवाल भी खड़े किए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से वो तमाम सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर के एक राजघराने से वह ताल्लुक रखते हैं और जमीनी स्तर पर जुड़कर क्या वाकई में वह फैसला लेने में कामयाब होंगे या फिर नहीं, ये तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं। वहीं अब हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार हमारी सहयोगी कशिश क्या कहती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिए गए शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद से ही यहाँ पर उनकी कुर्सी पर भी खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलते हैं, तो क्या आगे चलकर उन्हीं को मात देते हुए वह नजर आ सकते हैं? देखिए, ये बात पूरी तरीके से सच है कि यहाँ पर सिंधिया कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने रुतबे से यहाँ पर शिवराज को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अब देखिए कि जनता की मांग भी लगातार सिंधिया ये, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी से भी यहाँ पर कमलनाथ को लड़वाया गया था और चेहरा किसका था यहाँ पर, सिंधिया का, तो एक सपोर्ट यहाँ पर जो मिला था सिंधिया को, तो वो अब भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अब तो बीजेपी में गए तो उनके लिए दो फायदे, एक तो वो खुद यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर वोट मिलेगी। दूसरी बात, वो बीजेपी में है तो बीजेपी की लहर तो वैसे ही लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया को फायदा होगा। और आप ये देखिए कि अगर पार्टी को बनाए रखना है तो यूथ नेता को आगे करना पड़ेगा, और ये बीजेपी को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा उम्र वाले लोगों को आगे कर देते तो आपको सीट बदलनी पड़ती है, आपको उनका चेहरा बदलना पड़ता है, जिस तरीके से हमने गुजरात में भी देखा था। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि शायद वो समय दूर नहीं है, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है विधानसभा के, तो हो सकता है कि शिवराज को खुद ही यहाँ पर जो आलाकमान है बीजेपी के, उसे पीछे करके यहाँ पर सिंधिया को ही आगे करते नजर आए। देखिए, जिस तरीके से कशिश ने साफ तौर पर कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में जो भी नेता शामिल हो रहे हैं उनको यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जा रही है, बीजेपी उन्हें आगे करती हुई नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुजरात के विधानसभा चुनाव है। हार्दिक पटेल को विरंगवाम से टिकट दिया गया है, एक वक्त वह कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं आगे जानना चाहेंगे हमारे सहयोगी आमिर से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, उनकी क्या कुछ राय है, क्या वाकई में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में आगे किया जाएगा, और कांग्रेस की तरफ से आपको यहाँ पर कौन से ऐसे नेता लगते हैं जो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं? क्या कमलनाथ जी को एक बार फिर से आगे किया जाएगा, लेकिन सिंधिया की चेहरे पर वो चुनाव लड़े गए थे और एन मौके पर मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया था, लेकिन क्या इस बार यहाँ पर कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कमलनाथ काफ़ी टाइम से वहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो उन्होंने अपनी एक बैठ बना रखी है। जैसे कि राजस्थान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अशोक के बीच में और पायलट के बीच में, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? उनके कमलनाथ के अपोजिशन में शायद कांग्रेस का कोई लीडर खड़ा हो, वैसा वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस शायद किसी और पे दांव लगाएगी। और जहाँ तक बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो बीजेपी को जाहिर सी बात है उनको एक पद दे देना कि आप उड़ान मंत्री बन गए हैं, आप उनसे शायद वो सिंधिया खुद भी वो असंतुष्ट है। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़े पद के लिए आगे लाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पलट जाते हैं, अभी कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में आ गए, हो सकता हो कि शायद वो, क्योंकि नेताओं का काम होता है जहां उन्हें फ़ायदा मिलता है वहां वो पलट जाते हैं। तो
ये अनिश्चितता जो होती है वो हमेशा बनी रहती है पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी इस बार बड़ा दांव खेलेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़े चेहरे के रूप में आगे तो करेगी। आपकी पर्सनल ओपिनियन हम जानना चाहेंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं इसके लिए अब? परफेक्ट बैठते तो नहीं है, लेकिन बीजेपी का एक अपना स्ट्रेटेजी चलता है। मुझे नहीं लगता कि शायद उनके पास भी कोई और ऑप्शन है। तो जहाँ तक सवाल ये होता है कि ऑप्शन की बात होती है, तो बीजेपी के पास अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा भी अगर ऑप्शन होते तो शायद वो यूज़ नहीं करती उस ऑप्शन को, इसलिए क्योंकि सिंधिया जो है वो बगावत करके आए थे। तो उनको अगर वो यूज़ नहीं करती है, उनको बड़ा पद नहीं देती है, तो फिर वो वापस चले जाएंगे। तो बीजेपी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से आमिर जी ने अपनी बात को खुलकर रखा है और उन्होंने साफ तौर पर एक यहाँ पर बीजेपी की रणनीति पर बात की है, क्योंकि बीजेपी कई हद तक नहीं चाहेगी कि सिंधिया को यहाँ पर साइडलाइन किया जाए और पूरे ही देश भर में, देश की राजनीति में वो एक आकर्षण का केंद्र भी माने जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस से सचिन पायलट भी। ऐसे में देखा जाए साल 2023 में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहीं यहाँ पर और भी ऐसे तमाम राज्य हैं जब साल 2023 में ही विधानसभा चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सभी राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां देखने को मिलेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ कमलनाथ जी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप किसे सीएम के पद पर देखना चाहते हैं, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।